हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, आज मैं लेक्चर 20 लेकर के आया हूं और जिस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज पे अब तक काम किया है, हमने लगभग 10 क्वेश्चन डेली वीडियो लेक्चर में लिया है बच्चों। तो सबसे पहले मैं हमारे नए व्यूअर्स को बता दूं कि ये आज 20वां लेक्चर हम लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सीरीज है, वीडियो सीरीज है, जिसमें हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं और हम लोग डेली रात को 8 बजे लाइव मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। जिन बच्चों को क्विज में पार्टिसिपेट करना है, मैं उनको सबसे पहले बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पे चैनल है एक्स्ट्रा स्कोर के नाम से। आप हमारे चैनल पे जुड़ के डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम वहां डेली 10 क्वेश्चंस की क्विज रखते हैं और लास्ट में हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो बच्चों, जो अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे हमें एक्स्ट्रा स्कोर से सर्च करिए, हम मिल जाएंगे वहां पर और वहां पे हमें हमारे चैनल को आप ज्वाइन करिए। और मैं बता दूं कि जो भी व्यूअर्स आज पहली बार हमारे वीडियो सीरीज को देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फटाफट आप अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। और आज जो मैं वीडियो लेक्चर ले रहा हूं, आप इन वीडियो लेक्चर्स को एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, और सबसे जरूरी बात, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे नया अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स, एकदम सेलेक्टेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और कई तरह के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें देरी नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन टू एनी अदर डायरेक्शन थीटा फ्रॉम इट इज। यानी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी अन्य दिशा थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य है। यहां पे मैं इसको काट देता हूं और इसको भी काट देता हूं। ओके, चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या बना लेना है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बना लेना है। ये देखिए सब लोग यहां पे ध्यान दे दीजिए, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले मैं पहले भी वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट, और उसका डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट आप यहां लीजिए, कोई यहां लीजिए, कोई यहां लीजिए, कोई पॉइंट यहां लीजिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके बच्चों, अब हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो सब पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ओके, और उसको हमने वर्क करके घुमा दिया, रोटेट कर दिया थीटा एंगल पे। कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। इस पोजीशन से इस पोजीशन में थीटा एंगल पे घुमा दिया। हमसे पूछा है कि वर्क कितना हमने किया इसको रोटेट करने में, ओके, हमने कितना कार्य किया। ओके बच्चों, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम जानते हैं कि सर, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, वो होता है -PE cos थीटा, ये होता है, ठीक है। या इसको थीटा को मैं अल्फा कर लेता हूं, -PE cos अल्फा, ओके, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है। अब जो हम लोग वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, वर्क डन होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे हम लोग -PE U फाइनल के लिए cos अल्फा फाइनल माइनस, ये वाला माइनस पहले से जो है, अब ब्रैकेट के अंदर इनिशियल पोजीशन में क्या लिखेंगे, -PE cos अल्फा इनिशियल, ये लिख देंगे। ओके सर, अब यहां पे आ जाइए, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा -PE cos अल्फा फाइनल, और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस,
ये दोनों माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा सर प्लस पीई कॉस अल्फा इनिशियल। अब पीई को कॉमन काट लीजिए, पीई कॉमन हो गया, क्या बचेगा सर, कॉस अल्फा इनिशियल माइनस कॉस अल्फा फाइनल। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि पहले डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल था और बाद में थीटा एंगल से घूम गया या घुमा दिया गया। तो पहले की अगर बात करें तो अल्फा इनिशियल हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा इनिशियल 0 है, क्योंकि अल्फा हमने किसके किसके बीच का एंगल बोला है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का, और पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अल्फा इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। और अल्फा फाइनल को हम किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा से। किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा से। तो चलिए हो गया, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया है हमारा। तो वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे, पीई कॉस अल्फा इनिशियल के जगह 0 माइनस कॉस अल्फा फाइनल के जगह थीटा। तो ये क्या बन गया, ये हमारा थीटा है। ओके बच्चों, ये हमारा थीटा है। तो क्या बन गया, ये पीई कॉस 0 का मान होता है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताया। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट को याद रख लीजिए, एक वर्क डन का ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, और एक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, और एक वर्क डन का ये फॉर्मूला। ये सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जितना भी चीज मैं यहां लिखा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये वर्क डन बराबर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। किसी पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता दूं कि ये चारों फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कहीं ना कहीं रिजल्ट तक जरूर पहुंचोगे। तो इस क्वेश्चन के हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, वर्क डन बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। सबको समझ में आ गया? मैं फ्रीज कर रहा हूं स्क्रीन को, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दे रखा है, n ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज, सभी का साइज इक्वल है, आर चार्ज्ड विद द सेम चार्ज, और सभी का चार्ज भी सेम है ना। इफ all the drops together to form a big drop, और सभी छोटे छोटे ड्रॉप मिल करके, ये जो इक्वल साइज के ड्रॉप थे सभी मिल करके एक बिग ड्रॉप बन जाते हैं, एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है। ओके, then what will be the potential on this big drop? हमें पूछा है कि बड़े ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना होगा। पानी की n बूंदे जिनके आकार समान हैं, समान आवेश से आवेशित हैं, यदि सभी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाए तो इस बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है कहने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है आपको लेक्चर 19 में। लेक्चर 19 में जाइए और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पे निकाला था कि जो V बिगर ड्रॉप होता है, यानी जो पोटेंशियल बिगर ड्रॉप का होता है वो होता है n का पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय V स्मॉल, यानी पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉप का। स्मॉल ड्रॉप मतलब छोटी बूंद का विभव, V स्मॉल का मतलब क्या हुआ, ये देखिए मैंने लिखा हुआ हिंदी में, छोटी बूंद का विभव, यानी बड़े बूंद का जो पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है n का पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय V स्मॉल। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैंने डील करना सिखाया है लेक्चर 19 में, तो मैं वापस से वो टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। आप बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, और अगर इस कॉन्सेप्ट को सीखना है कि कैसे आया तो हमारा लेक्चर 19 जो है वो जरूर जाकर के देखिए, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से मैंने समझाया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल का जो आंसर बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए और बताइए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट of an electric dipole having charge 5 coulomb and minus 5 coulomb is 5 into 10 to the power minus 7 coulomb meter, the dipole length is। ओके बच्चों, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारा है -5 माइक्रो कूलम और ये है +5 माइक्रो कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग 12 बोलते हैं। इस 12 लेंथ को बोलते हैं हम लोग डायपोल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, डायपोल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। हमें 12 पूछा है, और
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी वेक्टर बोलते हैं और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अब हमसे क्या पूछा है, डायपोल लेंथ निकालिए, यानी 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम आवेश वाले विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁻⁻7 कूलम है, कूलम मीटर है। द्विध्रुव की लंबाई हमसे पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल। हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L, ये फॉर्मूला होता है। ओके सर मुझे 2L पूछा गया है क्योंकि डायपोल लेंथ पूछा गया है और डायपोल लेंथ किसको बोलते हैं, 2L को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, 2L को, है ना, यानी दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं डायपोल लेंथ। तो 2L को हम क्या लिखेंगे सर, 2L को लिखेंगे P/Q और P दिया हुआ है, ये देखिए 5 × 10⁻⁻7, तो ये लिख लीजिए 5 × 10⁻⁻7 और Q कोई सा भी मैग्नीट्यूड उठाइए तो 5 माइक्रो, तो माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6, 5 से 5 कट गया, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+6, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -6 बन जाएगा +6, यानी ये बना 10⁻⁻1 मीटर और 10⁻⁻1 को 0.1 मीटर आप आराम से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, थर्ड का ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। चलिए लेते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस of 4 centimeter from an infinite linear charged wire is 18 × 10⁴ Newton per coulomb. What will be the linear charge density, यानी लैम्डा हमसे पूछा है। अनंत रेखीय आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 18 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा कोई चार्ज वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है। कितने लेंथ का, इनफाइनाइट, और इस पर हमने मान लीजिए चार्ज डेंसिटी जो है इसका, उस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यहां से कुछ दूरी पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ओके, और ये दूरी R है, तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा 2k लैम्डा अब बटा में R। क्या होगा बेटा, 2k लैम्डा बटा में R। अब देखिए हमें E का मान दे रखा है, इस बिंदु पे कितना दे रखा है, 18 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड, ओके सर। और क्या दे रखा है, हमें R का मान दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल लीजिए, यहीं पे गलती मत करिए, यहीं बदल लीजिए, टेंशन खत्म। R = 4 × 10⁻2 मीटर। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां से EP बराबर क्या हो जाएगा, यहां से EP बराबर 2k का मतलब हो जाएगा 1/4πε0, ओके, या फिर k को k ही रहने दीजिए, k का मान हम लोग डायरेक्ट रख लेंगे, तो k का मान, तो चलिए मान ही रख लेते हैं, है ना। EP का मान कितना दे रखा है, 18 × 10⁴, यहाँ पे 2k का मान 9 × 10⁻9, लैम्डा का मान हमें निकालना है और R का मान है 4 × 10⁻2। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 18 × 10⁻4 गुना 4 × 10⁻2 अब बटा में, है ना, 2 × 9 गुना 10⁻9, यही होगा। देख लीजिए सब लोग ध्यान से, यही होगा ना, मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा कैलकुलेशन में। अब 2 × 18, 18 कैंसिल हो जाएगा, बस लैम्डा सर निकल चुका है। ये हो गया 4 × 10⁻4 और ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 बनेगा, -9 और ये -2, -11, अब -11 और ये +4 यानी -7। ये देखिए 4 × 10⁻7 कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर रेखीय आवेश घनत्व का SI यूनिट होता है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट होता है। कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कि रेखीय आवेश घनत्व का SI यूनिट क्या है, तो याद रखिए कूलम पर मीटर। तो लैम्डा का मान हो गया 4 × 10⁻⁻7 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए, -7 कूलम पर मीटर, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 4 × 10⁻7 कूलम पर मीटर, ये लैम्डा का आंसर हो गया। लेते हैं पांचवा सवाल। ये देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी
of a uniformly charged conducting sphere of radius 1.2 meter is 16 microcoulomb meter power minus 2. What will be the charge on the sphere? यानी 1.2 मीटर त्रिज्या वाले एक समान रूप से आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व इस बार दिया हुआ है 16 माइक्रोकूलम्ब मीटर पावर माइनस 2 है। गोले पर आवेश क्या होगा, हमसे आवेश पूछ लिया। तो बेटा हमें सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है। सिग्मा कितना दे रखा है? 16 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके, और स्फीयर का रेडियस कितना है? रेडियस है स्फीयर का, कैपिटल आर ले लेता हूं, कैपिटल आर दे रखा है हमें 1.2 मीटर। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन सरफेस एरिया, जो हमारा एरिया है। तो अब हम आपको ये बता दें कि जो ये हमारा एरिया होने वाला है ये क्या होगा? तो Q बटा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो यहां से Q का मान क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये देखिए ये Q का मान हो गया। अब सिग्मा का मान कितना है? 16 गुना माइक्रो है तो 10 टू द पावर माइनस 6 गुना 4 इंटू पाई का मान है तो ये हो जाएगा 3.14 और आर स्क्वायर, तो आर का मान है 1.2 तो 1.2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप भी कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आ गया हमारा 289 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6। अब देखिए ये लगभग हो गया 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यही हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.89 इंटू 10 टू द पावर, है ना, 100 से भाग लगाया तो 100 से गुना कर दिया, इतना कुलॉम। कौन सा मैच किया? 2.89 यानी अप्रोक्सीमेटली 2.9 लिख सकते हैं। तो 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कुलॉम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब अगला सवाल में क्या दे रखा है? द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1.2 मीटर इज 16 माइक्रोकूलम्ब मीटर माइनस 2। व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट? ओके, तो इस बार देखिए हमें फ्लक्स पूछ लिया है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब Q आपने पिछला सवाल ही है, देखिए पिछला सवाल में नेक्स्ट पोर्शन है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है और Q हमने अभी निकाला था। ये देखिए Q निकाला था कितना? 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना। तो Q के जगह रख दीजिए इस वैल्यू को, तो 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। चलिए फिर से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं 2.9 डिवाइड कर देता हूं 8.85 को, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है 0.32 गुना 10 टू द पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 12 और 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, इतना बच गया। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए हमको इसको आंसर में मैच करना है तो ये क्या हो जाएगा? 10 से गुना कर दीजिए, है ना, यानी इसमें से एक 10 निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 3.2 गुना 10 का पावर 7, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। बच्चों कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी मायने रखता है। कैलकुलेशन आपका जितना अच्छा होगा फॉर्मूला लगाने के बाद उतना जल्दी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ओके बच्चों, लेते हैं 7वां सवाल आज के सीरीज का। 7वां सवाल क्या कहता है? सवाल समझते हैं। द इनवर्ड फ्लक्स इन अ बैलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज -1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। इफ द, देखिए यहाँ पे फ्लक्स जो है, फ्लक्स का न्यूटन मीटर, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, है ना। इफ द रेडियस ऑफ द बैलून इज डबल्ड व्हाट विल बी द फ्लक्स? हमें फ्लक्स पूछ रहा है क्या होगा अगर रेडियस बैलून का डबल कर दिया जाए। तो क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गुब्बारे में अंदर की ओर फ्लक्स -1 गुना 10 का पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है
है ना। यदि गुब्बारे की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। मैंने आपको फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि फ्लक्स होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये साइज से इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है बेटा? साइज से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज। यानी अगर आप कोई भी मान लीजिए ये हमारा बैलून था पहला, और इस बैलून को हमने क्या किया, डबल कर दिया इसका रेडियस, ये लीजिए इतना बड़ा बना दिया, तो सर डबल करने से क्यू थोड़ी ना चेंज हो गया, क्यू जी इस पे भी उतना था उस पे भी उतना ही है, तो सर क्यू तो चेंज ही नहीं हुआ। अगर क्यू चेंज नहीं हुआ, ये रेडियस मान लीजिए हमने डबल कर दिया 2r, और ये पहले रेडियस r था, तो पहले फ्लक्स था मान लीजिए Q बटा एप्सिलॉन नॉट। सर रेडियस डबल करने से, r डबल करने से इस फॉर्मूला पे कोई असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए भी फ्लक्स क्या रहेगा सर? Q बटा एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? फ्लक्स तो सेम रहेगा, यानी फ्लक्स सेम रहता है, रेडियस डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, आधा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज आप कोई भी चेंज कर लो, बस वो चार्ज उस सरफेस से बंधा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो उस चार्ज को कंसीडर करेंगे। ओके, तो हमने ये जाना कि साइज डबल, ट्रिपल, आधा कुछ भी करने से फ्लक्स चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन आपके सामने है रिमेन्स सेम, यानी नहीं बदलता है। लेते हैं अगला सवाल, आठवां सवाल। आठवां सवाल हमें क्या दे रखा है? आठवां सवाल दे रखा है इफ 100 जूल वर्क हैज टू बी डन टू मूव अ 4 कूलम चार्ज from -10 volt potential to a V volt cut potential, then what will be the value of V? ओके, यदि 4 कूलम आवेश को -10 वोल्ट विभव के स्थान से V वोल्ट विभव के स्थान पर ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है, तो V का मान क्या होगा? बच्चों, मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप इस कॉन्सेप्ट को लेक्चर 19 से सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ का पोटेंशियल है -10 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है V वोल्ट, और एक आवेश है जो दे रखा है आपको 4 कूलम का। ओके, और इसको आप यहाँ से लेकर के जा रहे हो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, और इसमें आप वर्क कर रहे हो। तो मैंने बताया था कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बटा में चार्ज जो होता है वो होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये होता है। अब वर्क डन आपने कितना किया, तो वर्क डन आपने 100 जूल किया, चार्ज कितना था, 4 कूलम था, V फाइनल कितना था, V था, माइनस V इनिशियल कितना था, कहां से चले थे, -10 वोल्ट से, यहां पे लिख दीजिए -10 वोल्ट, हो गया। अब इसको तो बस आपको सॉल्व करना है, आपके सामने आंसर है। 4 से 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में, तो 25 बार में कट गया, तो ये हो गया 25 बराबर V, है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो V प्लस 10। ओके, ये इसको इसका मैग्नीट्यूड केवल लिखिए बेटा, है ना, तो V प्लस 10, तो V का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10, 25 में से 10 गया तो कितना हो गया, 15 वोल्ट, यानी 15 वोल्ट आंसर हो गया। यानी इस जगह का पोटेंशियल कितना है, 15 वोल्ट है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। ओके, चलिए लेते हैं, अब लेते हैं अगला सवाल, 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए। Charges -Q, capital Q and -Q are located at equal distances in a straight line. If the total potential energy of the system of all three charges is 0, then what will be the value of the ratio Q is to small q? यानी एक सीधी रेखा में समान दूरी पर आवेश -Q, +Q तथा -Q स्थित है। यदि दोनों आवेशों के, तीनों आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 हो, तो अनुपात Q अनुपात स्मॉल q का मान कितना होगा। पहले क्वेश्चन को हमने समझा, तो क्वेश्चन को अब लिख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे है -Q, ठीक, और यहाँ पे है +Q, और फिर यहाँ से है -Q, सभी समान दूरी पे है, तो मान लीजिए ये भी r दूरी पे है, ये भी r दूरी पे, हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, कितना कितना होगा, तो इस वाले -Q और इस वाले +Q की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो K इंटू -Q इंटू +Q, देखिए चिन्ह के साथ लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, इस बात का ध्यान रखना है ना, बटा में R, ये हो गया। अब मैं लिखना चाह रहा हूं इस वाले +Q और इस वाले -Q की वजह से, तो फॉर्मूला होगा K +Q -Q बटा में R, हो गया। अब मैं लिखना चाह रहा हूं इस -Q और इस -Q की वजह से, तो लिखूंगा K -Q है ना, -Q और बटा में क्या लिखूंगा 2R।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया माइनस के क्यू क्यू बटा में आर, ये हो गया माइनस के क्यू क्यू बटा में आर, और ये हो गया प्लस के क्यू स्क्वायर बटा में 2r, और ये कितना दे रखा है, u 0 के बराबर दे रखा है। अब जो है क्या कर लीजिए, इस दोनों माइनस को इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा 2k क्यू क्यू बटा r, और ये इधर रह गया के क्यू स्क्वायर बटा 2r। अब देखिए r से r कट जाएगा, k से k कट जाएगा, q से एक q कट जाएगा, इधर बचा 2q और इधर बचा हमारा q बटा में 2। तो हमें q इज टू q पूछा है, तो q बटा में स्मॉल q क्या हो जाएगा, तो स्मॉल q को इधर लेकर के आएंगे तो 1/2 नीचे आएगा तो 2 दूनी 4 यानी 1/4, यानी आंसर हो गया 1:4। आंसर क्या हो गया 1:4, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बच्चों ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए और आराम से ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग आज पैकअप कर रहे हैं। इनसाइड अ चार्ज्ड स्फीयर, यानी एक आवेशित गोले के भीतर क्या क्या कौन सा ऑप्शन सही है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर बोथ जीरो, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, गलत। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, यस, ये आंसर सही हो गया कि पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो जीरो होता है। ओके बच्चों, तो ये 10वां नंबर का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बट आंसर ऑप्शन बी ही करेक्ट है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी डील किया हुआ है हमारे पिछले वीडियो लेक्चर 16-17 में, तो आप जाकर के वहां पे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। तो ओके बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए 20वां लेक्चर था जो हमने आज कंप्लीट किया न्यूमेरिकल पोर्शंस के साथ। आप इसी तरह बने रहिए और अब हम आने वाले वीडियो सीरीज में आ रहे हैं कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के, यानी धारिता से और परावैद्युतांक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के वीडियो सीरीज बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ डेली लाइव जुड़ें। रात के 8 बजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें नए अपडेट्स के लिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। आप पढ़ाई करते रहिए, हम आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामना करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन।